नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नदी, लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश की जीवन दाहिनी कही जाने वाली नदी नर्मदा नदी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी। आपने कई बार नर्मदा नदी के बारे में पढ़ा होगा, पर आज हमारे YouTube चैनल आपको नर्मदा नदी के रहस्यों की जानकारी प्राप्त होगी और नर्मदा नदी के अपडेट फैक्ट आपको पढ़ने को मिलेंगे। आपने नर्मदा नदी कितने जिलों से निकलती है तो 15 जिले पढ़े हैं, गलत। आज आप पढ़ेंगे कुल कितने जिलों से होकर बहती है। कैसे प्रश्न आपको पूछे। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में वास्तविक कितने किलोमीटर में बहती है। इसके अलावा नर्मदा नदी के कौन से स्थान पर चाणक्य ने तपस्या की। नर्मदा अष्टांग ग्रंथ तौदीपाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे की रचना कहां पर की गई। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के कौन से जिले के क्षेत्रफल को बराबर 2 भागों में बांट देती है और कौन से स्थान पर 7 चैनल बनाकर बहती है। आइए समझते हैं। सबसे पहले आप ये समझे कि नर्मदा नदी का उद्गम व पौराणिक महत्व क्या है। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। नर्मदा नदी का जो उद्गम है वह मुख्य पर्वत श्रेणी मैकाल। अब मैकाल जो पर्वत है उसको हम अर्धचंद्राकार पर्वत कहते हैं, जो कि अमरकंटक की पहाड़ी पर स्थित है और 1066 मीटर की ऊंचाई से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, जो आपने कभी नहीं पढ़ी है। मान लीजिए कल एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि नर्मदा नदी कितनी ऊंचाई से निकलती है, कितनी मीटर की ऊंचाई से। 1066। अब कुंड का नाम भी पता होना चाहिए। जिस कुंड से उद्मित होती है उस कुंड का नाम है वसंत कुंड। ये जरूर याद रख लीजिएगा। टोटल यहां पर 24 मंदिर है। ये जो कुंड है 24 मंदिर समूह से घिरा हुआ है। अब अमरकंटक के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। अमरकंटक के मंदिरों का निर्माण जो करवाया था कलचुरी राजा लक्ष्मी कर्ण ने, या इसको हम करणदेव कहते हैं। इसको हिंद का नेपोलियन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, हिंद का नेपोलियन किसको कहा जाता है तो कर्णदेव कलचुरी को कहा जाता है। कलचुरी की एक शाखा थी। जब आप राजवंश पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के, त्रिपुरी के कलचुरी, तो सबसे पहले आप देखेंगे यहां पर कि 1042 में, क्या याद रखोगे, 1042 में कलचुरी राजवंश के राजा कर्णदेव ने अमरकंटक मंदिरों का निर्माण करवाया था। ये प्रथम कंस्ट्रक्शन जो है टेंपल का, नर्मदा नदी या उसके अन्य जो मंदिर है वहां पर स्थित जो मंदिर है नर्मदा जी के पास में, मंदिरों के समूह के पास में, उन सभी का निर्माण कलचुरी राजाओं ने करवाया था। ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। राजवंश पूछ ले कि कौन से राजवंश ने कराया था। इसके बाद नागपुर के भोसले राजा होते देवी अहिल्याबाई ने भी यहाँ पर मंदिरों का निर्माण करवाया है। अब नागपुर के कौन से राजा तो भोसले राजा, मराठा राजवंश। और इसके बाद इंदौर की फिलासफर क्वीन के नाम से प्रसिद्ध, याद रखें, फिलासफर क्वीन के नाम से किसको जाना जाता है तो महारानी देवी अहिल्याबाई को जाना जाता है। तो अहिल्याबाई ने भी यहाँ पर मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया था। अब यहाँ पर जैसे कि नर्मदा परिक्रमा चलती है तो यहाँ पर एक स्थल है नर्मदा परिक्रमा स्थल। अब इसका जो निर्माण है वो रीवा के जो बघेल राजा थे, राजा गुलाब सिंह, क्या याद रखोगे, राजा गुलाब सिंह ने यहाँ पर नर्मदा परिक्रमा स्थल का निर्माण करवाया था। अब ये जो है बघेल राजवंश से संबंधित है और गुलाब सिंह के समय ही हिंदी को रीवा रियासत ने अब राजभाषा घोषित किया था। तो यह भी आपको पता होना चाहिए कि भारत की एकमात्र पहली ऐसी रियासत थी रीवा जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा घोषित किया था। तब कौन थे, महाराजा गुलाब सिंह। उर्दू साहित्य ग्रंथ हमने पहले चर्चा की, फूल बकावली की। बहुसों में माई की बगिया में बकावली फूल मिलने का वर्णन किया गया है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि चलिए बताइए कौन से उर्दू साहित्य ग्रंथ में
बकौली फूल मिलने का वर्णन किया गया है या नर्मदा जी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो आप आंसर कर सकते हैं यहाँ पर बहुशः। और यह विश्व का एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पर इस तरह का पुष्प पाया जाता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे आप सोच रहे होंगे कि सर जल्दी से आप हमें बता दीजिए जलप्रपात कहाँ पर बनता है, कपिलधारा जलप्रपात कहाँ पे बनता है। ऐसी जिज्ञासाएं जो है आपकी अभी बनी हुई है। मैं कहूंगा कि वह जिज्ञासा बिल्कुल आप बना कर रखे हैं। आप यहाँ पर बहुत अच्छा एक कंटेंट पढ़ने जा रहे हैं। ये सामान्य जानकारियां हैं कि कपिलधारा जलप्रपात, दूधधारा जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, दर्दी जलप्रपात, सहस्त्रधारा, ये सब सामान्य है, आपके अलावा सभी को पता है। आप अब यहां पर क्या पढ़ेंगे? नर्मदा नदी के अमेजिंग फैक्ट जो आज तक आप लोगों को नहीं पता है। चलिए आगे समझिए। अब नर्मदा नदी का जो अवतरण है यानी कि उत्पत्ति कब हुई, भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें आप, तो 4 से 6 करोड़ वर्ष पूर्व क्रेटेशियस युग जो था, उसके पहले जो सतपुड़ा जो था, यानी कि ये पर्वत श्रृंखला थी सतपुड़ा आपकी, ये हमारा मध्य प्रदेश है। सतपुड़ा और विंध्य श्रेणी, सामने विंध्य श्रेणी है। तो यहां पर क्या था कि ये आपसे चर्चा कर रहे हैं हम क्रेटेशियस युग से पहले, पूर्व क्रेटेशियस। अब सतपुड़ा जो था, सतपुड़ा विंध्य पर्वत श्रेणी से आने वाली जलधारा है। सीधी सी बात है कि यहाँ से जो भी जलधाराएं आ रही थी, एक नर्मदा नदी का जो आज भी आप देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि नर्मदा नदी जो है वह प्रारंभिक अवस्था में तो बहुत कम जल राशि लेकर निकलती है, पर यहाँ से आने वाली जो जल धाराएं हैं वह नर्मदा नदी में मिल जाती है। तो इनमें से कुछ बड़ी नदियां हैं जो वर्तमान में हम कितनी नर्मदा की सहायक नदियां पढ़ते हैं, 41। सबके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूंगा आगे, बने रहे हैं यहाँ पर हमारे साथ। तो 41 नदियां यहाँ पर सहायक नदियां के तौर पे जानी जाती है। वही जल राशि एकत्रित होती है, एक बड़ा जलधारा बन जाती है नर्मदा नदी, और इस तरह से नर्मदा नदी एक बड़ी जलधारा बनकर माफ करना बहने लगती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे देखेंगे यहाँ पर कि ये तो हो गई उत्पत्ति। पुराणिक महत्व में हमने देख लिया था कि किस तरह से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, उत्पत्ति होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा नर्मदा नदी के अन्य फैक्टों में अगर मैं चर्चा करूं आप लोगों के साथ, तो आप पाएंगे यहां पर खरगोन जिले का जो बड़वा है, बड़वा ये खरगोन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो बड़वा के पास एक ग्रामीण क्षेत्र है, मेहता खेड़ी करके बोलते हैं। तो यहां पर क्या हुआ दोस्तों, यहां पर शुतुरमुर्ग, क्या याद रखोगे, शुतुरमुर्ग के अंडे प्राप्त हुए हैं। भारत में यह दूसरा ऐसा स्थल है जहां पर शुतुरमुर्ग के अंडे प्राप्त हुए हैं। क्या याद रखोगे, शुतुरमुर्ग के। इनकी खोज कब हुई थी, 2009 में हुई थी। और अगर ये प्रश्न आए कि नर्मदा नदी के कौन से किनारे पर शुतुरमुर्ग के अंडे खोजे गए हैं या पाए गए हैं, तो आप आंसर कर सकते हैं, वह है खरगोन जिले का बड़वा, जो कि नर्मदा नदी के किनारे पर है। तो यह आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा भारत में प्रथम शुतुरमुर्ग के जो अवशेष खोजे गए हैं वह पाटनी में खोजे गए हैं। पाटनी कहाँ पड़ता है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है, MH याद रखिए आप। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर कि इसी स्थल से, यानी कि इसी स्थान से आप पाएंगे अफ्रीकन मानव के साक्ष्य। तो ये भी याद रखना कि अफ्रीकन मानव के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, जो विश्व में फैले थे अफ्रीका से, उसका एक जो एविडेंस मिला है वह मिला है यहीं से।
तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ये वाला फैक्ट। एमपी में कौन सी नदी के किनारे या नर्मदा नदी के कौन से किनारे पर शुतुरमुर्ग के अंडे खोजे गए, है ना, ये याद रखना। इसके अलावा एक चीज और है यहाँ पर, टोर जो कि राजकीय मछली है, उसको नर्मदा की सहायक नदी चोरल, ये चोरल बहती है बड़वा के पास से, तो यहीं पर उसको संरक्षण दिया गया है ना। टोर मछली का जो संरक्षण किया गया है वह चोरल नदी के किनारे पर किया गया, जो कि नर्मदा की सहायक नदी है। तो यह आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आप देखेंगे वैज्ञानिक दृष्टि से नर्मदा घाटी कितनी पुरानी है, तो 60 से 250 करोड़ वर्ष पुरानी है। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए। नर्मदा नदी को भारत की हृदय रेखा कहा जाता है। यह भौगोलिक दृष्टिकोण से दक्षिण भारतीय रिवर है। आइए मैं समझाता हूं कैसे है। अब दक्षिण भारतीय नदी है, वेदों में उल्लेखित नदी है। भारत की हृदय रेखा क्यों कहते हैं, समझिए। देखिए, सबसे पहले आप पॉइंट नोट करें, क्या आपने पढ़ा है। यहां पर आपको यह बताया गया है कि दक्षिण भारतीय नदी, या कहें कि उत्तर भारत, ठीक है, नर्मदा नदी उत्तर भारत और दक्षिण भारत को बराबर दो भागों में बांट देती है, ठीक है। इसीलिए नर्मदा नदी को मध्य नदी कहा जाता है। दक्षिण भारत और उत्तर भारत की रेखा मतलब विभाजन करने वाली, माफ करना, विभाजन करने वाली रेखा माना गया है। यह है उत्तर और यह है दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। पूरा लोकेशन आप मैप से क्लियर कर लीजिए। इसीलिए नर्मदा नदी को भौगोलिक दृष्टिकोण से दक्षिण भारतीय नदी भी कहा जाता है, यह आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आप यहां पर पाएंगे कि जीवाश्म जो है नर्मदा नदी में दो जिलों के मध्य अधिक खोजे गए, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक, नरसिंहपुर से लगाकर होशंगाबाद तक, और यहीं पर आदिमानव की खोपड़ी वगैरह प्राप्त की गई है, हथनोरा वगैरह वाला स्थल है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता दो जिलों के मध्य। इसके अलावा आप देखेंगे यहां पर जो बरमान घाट है, अब बरमान घाट कहां पर पड़ता है, तो बरमान घाट जो है वह गाडरवाड़ा जिला नरसिंहपुर, क्या याद रखोगे, गाडरवाड़ा जिला नरसिंहपुर। तो यहां पर नर्मदा नदी जो है 7 भागों में बहती है। कहां पर, गाडरवाड़ा में। यह आपको याद रखना है, कहां पर 7 भागों में नर्मदा नदी बहती है मध्य प्रदेश में। अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आप यहां पर आंसर करेंगे बरमान घाट, जिला नरसिंहपुर। तो यह आपको पता होना चाहिए। वहीं कालिदास ने मेघदूतम में नर्मदा नदी को रेवा कहा है, और अर्थात रेवा नाम जो है वो कालिदास ने भी उल्लेखित किया है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक से लेकर सोंडवा अलीराजपुर तक मध्य प्रदेश में बहती है। इसके बाद सोंडवा के बाद नर्मदा नदी जो है वह कहां प्रवेश कर जाएगी, महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में, और उसके बाद गुजरात राज्य में, ठीक है। तो एमपी में कहां पर इसका अंतिम पड़ाव है,
तो सोंडवा जिला अलीराजपुर जरूर याद रख लीजिएगा। कालिदास ने अपने ग्रंथ रघुवंशम में नर्मदा नदी को स्वर्ण प्रवाह के नाम से उल्लेखित किया है। किसमें? रघुवंशम में। तो यहां तक आपने देखा नर्मदा नदी के बारे में हमने समझा। नर्मदा नदी जो है वह मध्य प्रदेश के जो डिंडोरी जिला है उसको बराबर 2 भागों में बांट देती है। डिंडोरी जिले का क्षेत्रफल बराबर 2 भागों में इस तरह से बढ़ जाता है। तो ये जरूर याद रखना है, डिंडोरी।